नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आने के बाद विपक्षी दलों में मायूसी है, खलबली भी है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन में ऐसी खबरें आई या ऐसे बयानात आए कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, या यूं कह लें कि अखिलेश ग्रह कलेश में घिर गए हैं, फंस गए हैं। ग्रह कलेश यानी उनकी पार्टी के कलेश में, ग्रह कलेश यानी पार्टी में आपसी मतभेद, आपसी कलह। महान दल गठबंधन का एक प्रमुख घटक था, मतलब है भी अभी, उसके अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी हार के बाद नाखुश हैं। हार के बाद उन्होंने कुछ बयानात भी दिए हैं। हार के कई पहलुओं पर भी उन्होंने इंगित किया है, और हार के कई पहलू हैं। बहुत सारे लोग जिनका बार बार अखिलेश यादव नाम ले रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से पहले या दारा सिंह चौहान के आने से पहले घटक के जो प्रमुख साथी, सबसे पुराने साथी, जनवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य, ये दो ऐसे बड़े पुराने साथी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में रहे हैं। तीसरे बड़े साथी आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी जयंत रहे हैं। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ओम प्रकाश राजभर भी गठबंधन के साथी हैं। मौर्य और दारा सिंह जैसे लोग सीधे पार्टी में आए। अब चूंकि हार हो चुकी है और जबरदस्त हार हो चुकी है, समाजवादी पार्टी सत्ता से इनका गठबंधन काफ़ी दूर रह गया। तो जाहिर सी बात है, जहां असफलता होती है वहां उंगलियां उठती हैं। अब बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या, अभी हम देख रहे थे कि जो राष्ट्रीय मीडिया है उस पर एक खबरें चल रही थी, दिख रहा था कि क्या अभी भी केशव देव मौर्य, संजय चौहान जैसे जो पुराने साथी हैं, क्या अभी भी गठबंधन के साथ हैं, या उनकी पीड़ा क्या है। आज मंथन में बात ग्रह कलेश में अखिलेश। अब केशव देव मौर्य से अभी हमने बात करने की कोशिश की थी। हमारे सहयोगी अभी भी शिवसागर चौहान उनके पास हैं, और अभी आपको थोड़ी देर में जो केशव देव मौर्य ने क्या बातें कही हैं हम आपको वो भी सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले तमाम चीज़ें उन्होंने कही हैं, और तमाम मीडिया से बातचीत करते हुए केशव देव मौर्य ने तमाम आरोप लगाए। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर उन्होंने घेराबंदी की है, और इसी के बाद एक मुख्य धारा के मीडिया में इस तरीके की बातें चलने लगी हैं। उन्होंने हार के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर ठीकरा फोड़ा है। केशव देव का साफ कहना है कि स्वामी प्रसाद का आना बीजेपी की साजिश का हिस्सा हो सकता है। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। अभी कोई हमें लखनऊ में इस बात को कह रहा था कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर ही बात कह रहा था, कहीं ओम प्रकाश राजभर इस रणनीति का हिस्सा तो नहीं। तो मैंने कहा, भाई बचकानी बातें मत करो, सीरियस आदमी हो, राजनीतिक बातें करो। लेकिन केशव देव मौर्य जैसा सीरियस पॉलिटिशियन इस बात को कह रहा है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी में आना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। यही वजह थी कि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य तो ओवर कॉन्फिडेंस में थे ही, सपा के दूसरे नेता, तमाम प्रत्याशी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। ये बातें, ये आरोप केशव देव मौर्य ने लगाए हैं मीडिया से बातचीत करते हुए, और तमाम तरीके की तोहमत मढ़ी है। और इससे ये केशव देव मौर्य के बयान को अगर आप पैमाना माने तो गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। केशव देव मौर्य क्या कह रहे हैं वो भी आपको अभी हम बताएंगे। लेकिन हमने सोचा कि इस पूरे मसले पर तटस्थ रहने वाले, हरदम गठबंधन के साथ, विचारधारा के साथ रहने वाले, विचारधारा की राजनीति करने वाले, पिछड़ों, शोषितों, पीड़ितों के पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता डॉक्टर संजय चौहान, जनवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनसे बात की जाए। डॉक्टर साहब से हमने समय भी मांगा और
वो सहर्ष तैयार हो गए। डॉक्टर संजय चौहान हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। चुनाव के दौरान बीच में इस तरह खबरें आई थी कि डॉक्टर संजय चौहान नाराज हैं और जनवादी पार्टी बहुत कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही है गठबंधन में, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत सारी बदल गई, बहुत सारी चीज़ें आई और फिर सब चीज़ें ठीक तरीके से चली और हम लोगों ने देखा कि सब कुछ ठीक तरीके से गठबंधन चला। डॉक्टर साहब, जो केशव देव मौर्य साहब का बयान आया है वो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरीके से बीजेपी के प्लांटेड व्यक्ति थे। कहाँ तक सहमत हैं आप? आपके साथी हैं वो? देखिए, ये केशव देव मौर्य जी का अपना विचार है। जहां तक मेरा मानना है कि बीजेपी के जो भी पिछली सरकार के मंत्री रहे, बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के मंत्रियों की स्थिति ये कर दी थी कि वे अपने किसी थाने के कांस्टेबल तक की ट्रांसफर कराने की स्थिति में नहीं थे। थानों में उनकी सुने नहीं जाती थी। तो अधिकतर जो मजबूत नेता थे अपने लोगों का काम नहीं कर पाए थे, तो उनके प्रति जनता की अपेक्षा कहीं ना कहीं कमजोर हुई थी जी। और जनता की अपेक्षाओं पे वो खरे नहीं उतर पाए थे। तो व्यक्तिगत रूप से बीजेपी के मंत्रियों के प्रति एक खिलाफ माहौल था जी। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ऐसा ही घटित हुआ होगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जी। बट बीजेपी का जो अपना टारगेट था कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को हमें हराना है, पिछड़े वर्ग के जो मजबूत नेता अखिलेश जी के साथ खड़े हैं उन्हें कमजोर करना है, तो ये भी एक फैक्टर रहा कि बीजेपी मजबूती से उनकी सीट पर उनको हराने के लिए लगी रही जी। और तमाम सारे हथकंडे अपनाए गए। आप चुनाव में देखा आपने किस तरह से उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो ये सारी चीजें हैं और इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल बहुत नपा तुला बयान है आपका और जाहिर सी बात, आप जैसे गंभीर नेता से नपे तुले बातचीत की अपेक्षा भी की जाती है। आपका गठबंधन और सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये अचानक केशव देव मौर्य ने ये क्यों कहा? कहीं ना कहीं आप बातचीत क्या अंदर गठबंधन के अंदर वास्तव में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा डॉक्टर साहब? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं अखिलेश यादव जी के साथ विगत 4 सालों से चल रहा था जी, और मैं जिस वोट को अखिलेश यादव जी के साथ मजबूती से खड़ा करना चाहता था जी, दारा चौहान जी आ गए तो मेरी ही लड़ाई को तो आगे बढ़ाए और समाज में हमारा बिखराव कम हुआ और पूरे प्रदेश में हमारे समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को मजबूती से वोट किया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी आए तो ये तो केशव देव मौर्य के काम को ही आगे बढ़ाए। ये टारगेट था केशव देव मौर्य का भी लक्ष्य था कि उत्तर प्रदेश का सारा वो कुर्मी शाक्य समाज, कुशवाहा शाक्य समाज हमारा वोट करे समाजवादी पार्टी को। तो उस कड़ी के ही हिस्से थे स्वामी प्रसाद मौर्य। तो ये तो केशव देव जी के कार्य को ही आगे बढ़ाए, इसको दूसरे रूप में नहीं लेना चाहिए। अब केशव देव मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच की क्या लड़ाई है, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी दारा भाई के बीच तो नहीं इस तरह का कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने दारा सिंह चौहान और डॉक्टर संजय चौहान के बीच तो सब कुछ ठीक है ना? दारा सिंह चौहान के लिए चुनावी सभा करने गया था और उनके लिए वोट मांगा और मेरे पार्टी के सारे मजबूत साथी भी लगे रहे और मैंने लगाया, जबकि दारा चौहान की सीट पर पिछले चुनाव में हमारी पार्टी 22,000 वोट पाई। जी जी, हमारा मजबूत संगठन था, लेकिन हमने पूरी मदद किया और उन्हें चुनाव जिता करके लाए। पूर्वांचल में कोई ये कह नहीं सकता, क्योंकि देखिए आपका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, बहुत शांति से काम करने वाले लोगों की आपकी इमेज है। मैं बहुत बेबाकी के साथ में इस बात को कह रहा हूँ। जिस तरीके से आप सबसे शुरुआती दौर के साथी हैं अखिलेश यादव के, जब बहुत सारे लोग जो पिछड़े या पिछड़ों के नेता उनके साथ गोलबंद नहीं हो रहे थे, उस वक्त के आप साथी हैं। लोकसभा का चुनाव भी मुझे लगता है आप लड़े और बहुत करीबी मुकाबले से आपको हराया गया। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हराया गया। एक समय हम लोगों को अच्छी तरह याद है 2019 में हम लोग लखनऊ में हुआ करते थे। उस वक्त जब ये नतीजा आया कि भाई डॉक्टर संजय चौहान लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं, थोड़ी देर बाद ये खबर आ रही कि नहीं वो हार गए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें, महेंद्र नाथ पांडे के खिलाफ आप चुनाव लड़े थे और वो अध्यक्ष थे उस समय बीजेपी के।
तो इस तरह की चीज़ें एक 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 आप इस तरह के नेता हैं और चौहान समाज और भी जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनकी राजनीति करके सपा के साथ एक मजबूत गोलबंदी आपने की। कुल मिलाकर कहीं डॉक्टर साहब कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद जैसे जो चेहरे थे, मतलब लाइमलाइट में आने वाले चेहरों की मैं बात कर रहा हूं, हमें कहीं किसी भी कीमत पर मैं डॉक्टर संजय चौहान और केशव देव मौर्य को कमतर नहीं आंकता एक जमीन पे आधार पे, लेकिन कहीं लाइमलाइट में ज्यादा रहने वाले नेताओं के आने से कहीं कुछ गलतियां हुई हों गठबंधन में, जिसकी वजह से पराजय भी हुई और सवाल भी उठ रहे हैं डॉक्टर संजय चौहान। नहीं, देखिए, मेरा लक्ष्य कभी ये नहीं रहा नंबर ऑफ सीट्स। मैंने हमेशा, मेरा लक्ष्य रहा कि मुझे भाजपा की सरकार हटानी है और समाजवादी जनवादी विचारधारा की सरकार लानी, देश को बचाना है, भाजपा के फांसीवाद और पूंजीवाद से इस प्रदेश की जनता को बचाना है, धार्मिक अंधवाद से इस जनता को बचाना है, ये हमारा लक्ष्य रहा है। और हम उस लक्ष्य पर कल भी मजबूती से अखिलेश जी के साथ काम कर रहे थे और आगे भी करेंगे। ओम प्रकाश राजभर, ये जितने लोग भी आए, कहीं न कहीं हमारी लड़ाई को, हम लोगों के मूवमेंट को मजबूत ही किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमें जो कुछ भी मिला, मेरा तो कभी यही नहीं रहा कि मुझे नंबर ऑफ सीट्स चाहिए, क्योंकि अगर ये मामला रहा था तो मैं तो बहुत पहले अखिलेश जी से बात कर लिया। जी जी, मेरा तो था कि बस भाई साहब आपकी सरकार बने, सरकार बन जाएगी तो हम अपने वर्ग, अपने क्लास के लोगों को जो देना चाहता हूं दे लें। ठीक बात। हम विधायक बन करके, एमपी बन करके नहीं दे सकते, हम सरकार बना करके ही अपने लोगों को सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं दे सकते हैं। बहुत बड़ी और प्रदेश लोकतंत्र को, फांसीवाद को कमजोर कर सकते हैं, पूंजीवाद को कमजोर कर सकते हैं, जनवाद और समाजवाद को मजबूत कर सकते हैं। ये हमारी सोच रही है और इसी सोच के साथ हम अखिलेश यादव जी के साथ लगातार काम भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत बड़ी सोच, बड़ी बात डॉक्टर संजय चौहान ने कही। लेकिन डॉक्टर साहब, ओम प्रकाश राजभर का एक मीडिया ग्रुप के साथ एक इंटरव्यू देख रहा था अभी, तो वो उनसे जब सवाल पूछा गया कि भाई आपको क्या लग रहा, तो कह रहे थे कि मैं पहले ही दौर में मैं जान गया था, पहले चरण में, कि सरकार नहीं आ रही है समाजवादी पार्टी की और गठबंधन की, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से जैसे जब मरीज सीरियस होता है और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो वो कंपाउंडर को तो कान में कह देता है कि निपट गया, लेकिन घर वालों से कहता रहा था कि अभी चिंता मत करो, हम प्रयास कर रहे हैं। तो वो एक तरीके से सब सैया पर पड़े हुए गठबंधन के साथ वो पूरे 6 चरण निभाते रहे। इस तरीके की बातें अब हो रही हैं और वो कह रहे भाई मेरी मजबूरी थी, मैं क्या कह देता कि मर गए, मरीज मर गया। वो ऐसे डॉक्टर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं अपने गठबंधन के साथी पर। मैं ये तो नहीं कहूँगा आप कोई टिप्पणी करें, लेकिन इस तरह की चीज़ों से क्या गठबंधन, क्या विचारधारा, इसको झटका नहीं लगता? नहीं, देखिए, इस सब चीजों से बचना चाहिए। और आदमी जब विचारधारा और बड़े लक्ष्य की राजनीति करता है तो वो छोटी बातें नहीं करता। देखिए, हम चुनाव में, जनता हमारे साथ थी जी, सब कुछ हमारा ठीक था, लेकिन एक चीज कहीं न कहीं समझने में हम लोगों को थोड़ा समय लगा और समय से समझ नहीं पाए। और मैं समझता हूं कि वो चीज आप लोगों को भी समझने में दिक्कत आई होगी कि साइलेंटली बीएसपी अपना वोट भाजपा को कन्वर्ट करा रही थी। और हम लोगों को लग रहा था कि बसपा लड़ रही है, लेकिन बसपा तो अपना सारा का सारा वोट बीजेपी को दे रही थी। ये चीजें हम लोग समय से नहीं देख पाए। नहीं, ठीक बात है, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। और इसी मंथन कार्यक्रम में हमने कम से कम पूरे चुनाव के दौरान कम से कम 6 बार ये बात को कहा होगा कि जो बीजेपी है स्पॉइलर की, माफ कीजिएगा, बीएसपी स्पॉइलर की भूमिका में है। हमने कहा होगा, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है इस बात को, कि स्पॉइलर की भूमिका में है। और वो साफ दिख रहा था। आप लोग थोड़ा सा भले ही देर से उसको किए होंगे, ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन वो दिख रहा था, वो सतह पर दिख रहा था। हो सकता है कि जानकर भी आपका गठबंधन कहीं उस समय रणनीति बनाने की स्थिति में नहीं रहा होगा, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि पूरे चुनाव में बीएसपी और जो ओवैसी साहब की पार्टी, इनका जो असेसमेंट है उसमें कहीं चूक हुई। डॉक्टर संजय चौहान साहब, आप बने रहिएगा। इसी बीच केशव देव मौर्य से हमारे संवाददाता शिवसागर चौहान ने खास बातचीत की, पहले वो देखिए।
इस वक्त मौजूद है हमारे साथ महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य जी। इनका जो पार्टी है महान दल, उनका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था। आपने बहुत सारी चीजों में सवाल उठाया था, गठबंधन से पहले भी, गठबंधन के वक्त भी, और जब चुनाव उस वक्त हो रहा था आपने तमाम चीजें उठाई थी। क्या वो चीजें हैं जो हार का प्रमुख कारण, चूंकि आपने तमाम तरह के सवाल थे, क्या एक एक बिंदु हमें प्रकाश डालिए सर। नहीं, मैंने कोई सवाल पहले नहीं उठाए थे और न बाद में उठाए थे। हाँ, हार की समीक्षा जो होती है हर आदमी अपने अलग अलग तरीके से करता है और समाजवादी पार्टी भी हार की समीक्षा करेगी। लेकिन मैंने जो समीक्षा की हार की महान दल की तरफ से, मुझे सबसे बड़ा प्रमुख कारण लगा कि महान दल का जो वोट था, जो शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य पूरे प्रदेश में वोट है, वो समाजवादी पार्टी को नहीं जा पाया। मैं महान दल की तरफ से उस वोट को समाजवादी पार्टी गठबंधन में नहीं दिला पाया मैं, और इसलिए नहीं दिला पाया कि प्रत्याशियों ने, समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों ने उस वोट की अहमियत को नहीं समझा, महान दल का इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी कहा है, बयान दिया है कि वो प्लांटेड व्यक्ति हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता और न मैंने इस तरह की कोई बात की, लेकिन मेरा कहना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने के पहले महान दल का इस्तेमाल हो रहा था और महान दल का तवज्जो महान समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी दे रहे थे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद वो बेफिक्र हो गए कि अब शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज हमारा कहीं नहीं जाएगा और ये वोट बड़े आसानी से मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने महान दल को छोड़ दिया और महान दल पे तवज्जो नहीं दिया, महान दल के उस वोट पर फोकस नहीं किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनका कहना था कि पहले चरण से वो जान गए थे कि गठबंधन हार रहा है, तो क्या उनके लिए क्या कहेंगे? कुछ लोग उनको भी कह रहे हैं कि वो भी प्लांटेड व्यक्ति हैं, जैसा कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य पे कह रहे थे। नहीं, मैंने किसी को प्लांटेड व्यक्ति नहीं कहा और न मैं ओम प्रकाश राजभर जी को प्लांटेड व्यक्ति कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है वो बहुत बुद्धिमान हो, जिन्हें पहले ही चरण से पता लग गया हो। लेकिन मैं या ज्योतिषी हूँ, लेकिन ना मैं ज्योतिषी हूँ और ना मुझे पहले से पता था। हाँ, मैं ये सतर्कता चाहता था, मैं ये चाहता था कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, हम जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ते रहें और जो हमारे पास वोट है उसे लेने का अधिक से अधिक प्रयास करें। लेकिन जो प्रयास कमजोर हुआ, उस प्रयास पर हम फोकस करना चाहते थे कि प्रयास मजबूती से हो, जिससे समाजवादी पार्टी गठबंधन को अधिक से अधिक वोट मिले। कोई गलत बात तो नहीं कही केशवदेव मौर्य जी ने। वो कह रहे हैं कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, ओवर कॉन्फिडेंट थे, और स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद समाजवादी पार्टी में जो प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी गठबंधन के, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उनको लगा कि मौर्य, कुशवाहा, काची, कुमार, जो ये अति पिछड़े वर्ग का वोट है, सैनी जो पूरा आता है, वो मौर्य जी के आने से, यानी मौर्य जी माने स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके आने से एक छत्र एक जगह पड़ जाएगा, यानी गठबंधन में। और महान दल की जो उपयोगिता थी उसका उपयोग नहीं किया गया, एक्सप्लोर नहीं किया गया। वो कह रहे हैं कि भाई हमने अपने दल की भूमिका और हार के कारणों की समीक्षा की, समाजवादी पार्टी की समीक्षा अखिलेश जी करेंगे, गठबंधन की समीक्षा सभी मिलकर करेंगे। लेकिन ये बात तो ठीक है कि भाई वो इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि महान दल का स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से पहले प्रयोग जिस तरह किया जाता था, उनके नेताओं का, उनके वोट बैंक का, उनका वोट लेने के लिए जो प्रयास, यत्न, प्रयत्न किए जाते थे, वो नहीं हुए। ये भी हार की बड़ी वजह है। डॉक्टर संजय चौहान के पास सीधे चलेंगे। डॉक्टर साहब, मौर्य जी को आपने सुना, बहुत नपीतुली और ठीक ठाक बात की, मुझे लगता कोई गलत बात उन्होंने नहीं की। और हमारे चैनल के साथ बातचीत में अभी हमने आपको सुनाया कि उन्होंने कहा कि भाई ओवर कॉन्फिडेंट हो गए प्रत्याशी और हमारा जो उपयोग होता था समाजवादी पार्टी में वो नहीं हुआ। तो क्या जनवादी पार्टी का उपयोग प्रत्याशियों ने किया? एक सवाल जरूर बनता है आपसे। देखिए, जिस पार्टी का जिस विधानसभा में संगठन है और कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ता है और उसे महसूस होता है कि ये वोट इस व्यक्ति के आने से मुझे मिल जाएगा और इनके संगठन के कार्यकर्ताओं को और मनोवैज्ञानिक रूप से ताकत मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी, तो वोट हमें ट्रांसफर कराने में कामयाब हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो हर विधानसभा का प्रत्याशी ये चाहेगा कि ये नेता हमारे पास आए। जी, हमारे पास तो इतनी डिमांड थी
इतने कार्यक्रम आ जाते थे कि हम कार्यक्रम नहीं दे पाते थे। एक दिन में 3 से 4 से ज्यादा कार्यक्रम से नहीं हो पाते थे जी। अखिलेश यादव जी ने हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध कराया था और मैं 18 दिन लगातार रोज 4 सभाएं, 3 सभाएं, 5 सभाएं रोज करता था जी। और मैं जहां भी गया मैक्सिमम सीटों पर हमारे लोगों ने भरपूर वोट समाजवादी पार्टी को दिया और चुनाव जीते। मैं जहां का रहने वाला हूं गाजीपुर का, गाजीपुर से देखिए हमने सभी सीटें जिता करके जी। जहां जहां भी कमजोर स्थिति रही, हम लोग सभा करने के बाद एयरपोर्ट से निकलते थे, फिर उन विधानसभाओं में प्रत्याशी बुलाते थे, फिर रात को 11 बजे 12 बजे तक फिर हम काम करते थे, पर्सनल रूप से जाकर के बाय रोड काम करते थे। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने यूज नहीं किया। हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम समाजवादी पार्टी को अपना कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवा दें, सरकार बन जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी अखिलेश यादव जी की थी उतनी सबकी थी, उतनी मेरी भी थी, उतनी केशवदेव मौर्य की भी थी, उतनी ही जिम्मेदारी अन्य आप केशवदेव मौर्य को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये तो परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से आप कुछ भी कहें, लेकिन जो आपकी बातों का सार है वो तो कटघरे में है। फिर मैं नहीं समझ सकता कि उन क्षेत्रों में उनका क्या संगठन है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन आप ही सोचिए कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और आपको लगता है कि किसी नेता को बुलाने से मुझे 5000 वोट बढ़ जाएगा, तो आप तो कार्यालय को बार बार फोन करेंगे कि मुझे इस नेता को भेजा जाए जी। तो विधायकों को जहां भी महसूस हुआ, जहां भी एहसास हुआ होगा प्रत्याशियों को कि यहाँ केशवदेव मौर्य की जरूरत तो आ जाएगी तो हमारा वोट बढ़ जाएगा, तो निश्चित तौर पर वहां उन्हें बुलाया गया। मेरे साथी एक सभा किए हैं, 2 सभाएं किए, हम एक साथ हेलीकॉप्टर से हम लोग थे और जरूरत थी उनकी मजमा विधानसभा में। विधायक ने फोन किया था, प्रत्याशी ने फोन किया तो मेरे साथ भी गए थे जी। ऐसा नहीं है कि जहां उम्मीदवारों ने चाहा और डिमांड किया तो वहां इनको बुलाया गया, वहां ये गए भी। अब देखिए बता रहा हूं, सबकी अपनी अपनी सोच है। और देखिए एक चीज और भी बता दे रहा हूं, इस चुनाव का रिजल्ट कुछ भी रहा हो जी, एक चीज तो सिद्ध किया बसपा ने कि अब वो बाबा के विचारों की पार्टी नहीं रही और बीजेपी की मदद करके उन्होंने साबित कर दिया कि वो अब अम्बेडकरवाद और कांसीराम साहब की विचारधारा पर वो काम करने वाली नहीं है। तो आने वाली जो लोकसभा का इलेक्शन होगा जी, उस लोकसभा के इलेक्शन में पूरा बैकवर्ड दलित अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में खड़ा होगा और भाजपा के पूंजीवाद और फांसीवाद का मुकम्मल जवाब देगा। और जिस प्रतिशत में हमारी सीटें विधानसभा में बढ़ी हैं, इस प्रतिशत से ज्यादा सीटें हमारी लोकसभा में बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कम ही सीटें ले पाएगी। ये स्थिति पैदा हो। डॉक्टर साहब 10-11% वोट सीधे सीधे बीजेपी में ट्रांसफर हो गया मायावती का। आज मान्यवर काशीराम जी की मतलब कुल मिलाकर अब हम सब गए, नमन किया, बहन जी भी गई नमन करने उनको, काशीराम जी को। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मान्यवर काशीराम जी का जो मिशन था वो एक तरीके से झटका उसको लगा, या लुटता पिटता नजर आ रहा है कुल मिलाकर। तो आप लोग कैसे, क्योंकि ये जो अति पिछड़ों का वोट ठीक मान सकते हैं, अखिलेश यादव के साथ आप जैसे 2-4 लोग इकट्ठा हैं, गोलबंद हो जाएगा, लेकिन जो दलित वोट है वो तो बीजेपी की तरफ खिसक रहा है। तो अब लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? और बहुत जल्दी में 40 सेकंड में हम आपसे जानना चाहते हैं, हालांकि बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि इतने बड़े चुनाव की एक लबोलबाब 40 सेकंड में कहना, लेकिन आप उसको पूरा कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ी हार की वजह क्या रही गठबंधन की, और आगे की तैयारी क्या है डॉक्टर साहब? देखिए आगे की तैयारी पिछड़ों और दलितों का जो थोड़ा बिखराव हुआ, अति पिछड़ों वोटों का थोड़ा सा बिखराव हुआ, भाजपा लेने में कामयाब हो गई। बसपा का वोट बीजेपी लेने में कामयाब हो गई, जिसको मायावती जी ने खुद दिया। लेकिन अब जो आने वाला समय है, इस समय में हम लोग सारे वर्ग को, दलित वर्ग को भी समझाने में कामयाब हो जाएंगे और अति पिछड़े वर्ग के लोग जो थोड़ा बहुत गए हैं उधर, वे लोगों को भी समझाने में कामयाब हो जाएंगे और 2024 का इलेक्शन हम लोगों के पक्ष में होगा। भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्ष नेता ने तो अभी से चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है और अभी आपके यहाँ तो अभी मुझे लगता है कि समीक्षा चल रही है कोई नहीं देखिए अभी इलेक्शन हो रहे हैं एमएलसी चुनाव के। एमएलसी चुनाव के इलेक्शन के तुरंत बाद जी, अब ये मान लिया गया है कि पहले माना जाता था कि भाजपा अगर कैडर बेस्ड पार्टी है और
सपा लीडर बेस्ड पार्टी है, तो अब ऐसा नहीं है, सपा भी कैडर बेस्ड पार्टी होगी और सपा का भी संगठन एक मजबूत संगठन के रूप में आपको साल भर के अंदर देखने। डॉक्टर संजय चौहान लोकसभा का चुनाव पिछली बार की तरह फिर लड़ेंगे 24 में? बिल्कुल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और वहीं से लड़ेंगे। चलिए, और मायावती जी बहुत बड़ी लीडर हैं, हमारी आपकी हैसियत नहीं उन पर टिप्पणी करने की, लेकिन उनकी राजनीति को कहाँ पाते हैं? देखिए 2024 के इलेक्शंस में तक जाते जाते बसपा खत्म हो जाएगी। दलित वर्ग जैसे अन्य स्टेटों में इनके साथ नहीं आया। एक दौर था कि बसपा के साथ कई राज्यों का दलित इकट्ठा हो गया था जी, धीरे धीरे वो छोड़ दिया। जैसे आप बिहार में जाए तो आज पूरा दलित आरजेडी के साथ शिफ्ट हो गया है जी, वैसे ही लोकसभा के चुनाव तक आते आते पूरा दलित सपा के साथ एडजस्ट हो जाएगा। मायावती जी कहीं नहीं दिखेंगी, पार्टी समाप्त कर देंगी और ये अब पार्टी नहीं चला पाएंगी जो परिस्थितियां इस समय। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय चौहान जी, आपने हमें समय दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत शुभकामनाएं कि 2024 में जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही हो। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर संजय चौहान जनवादी पार्टी के अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सबसे मजबूत साथी, बार बार सवाल पूछने के बाद भी संजय चौहान को इस चुनाव में मिला कुछ नहीं, बहुत सारी मलाई राजभर और स्वामी ले गए, लेकिन डॉक्टर संजय चौहान बहुत सदे हुए पॉलिटिशियन हैं, लंबी राजनीति करते हैं, दूरगामी राजनीति करते हैं, और ऐसे लोग ही राजनीति में स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो जो ग्रह कलेश में अखिलेश जी फंस रहे हैं उससे निकालने की युक्ति भी डॉक्टर संजय चौहान बता रहे हैं। और केशवदेव मौर्य ने कहीं ना कहीं नाराजगी जताई है कि भाई हमारे लोगों का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, हमें हेलीकॉप्टर से घुमाया होगा, एक दो सभाएं की होंगी, लेकिन हमारे लोगों का प्रयोग नहीं होगा। तो अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि घर में जो कलेश है इसको बैठाकर दूर करें और मौर्य के बीच जो भी कुछ पक रहा है उसको कम करें, क्योंकि डॉक्टर संजय चौहान ने तो साफ कह दिया कि दारा सिंह चौहान के साथ उनका कोई लफड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, वो सब मिलकर काम करेंगे। अब चलते चलते में जो हमारा सेगमेंट है वो मुझे लगता है उसका वक्त हो गया, चलते चलते सेगमेंट का। चलते चलते में हम बात करेंगे कांग्रेस की लेट सर्जरी की। बुरी तरह 5 राज्यों के चुनाव में बुरी तरह परास्त होने, या यूँ कहिए कि औंधे मुँह गिरने के बाद कांग्रेस पार्टी ने सर्जरी शुरू कर दी है। मैं इसे कहूँगा लेट सर्जरी, और लेट सर्जरी का नतीजा आप जानते हैं ना, केस बिगड़ जाता है। तो ये कुछ बिगड़ा केस लग रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में आज बहुत ज़बरदस्त मंथन चिंतन चला। पहले प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ मंथन चिंतन किया, वही मंथन चिंतन का जो लबो लबाब है वो हम आपको अपने मंथन कार्यक्रम में बता रहे हैं। इसके बाद देर शाम दिल्ली से खबर आई कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के कारण इन राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया है। और जब हम आपके सामने ये कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत हैं तो उस वक्त तक कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया। क्या इस्तीफा लेने में कहीं देर तो नहीं हो गई? क्या ये इन चुनावों से पहले अगर संगठन की सर्जरी हो सकती थी? ये कई बड़े सवाल हैं, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 2% वोट शेयर पर आ गई है, जो अब तक के कांग्रेस के गठन से लेकर अब तक का न्यूनतम इतिहास है। मतलब न्यूनतम स्तर पर गई है कांग्रेस। सीटें भले उसको 2 मिल गई हैं बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा, और बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक 11-12% है, लेकिन 2% वोट पाकर भी कांग्रेस को 2 सीटें मिल गई हैं। तो इसमें खुश होने की बात नहीं है, लेकिन पार्टी उत्तर प्रदेश से राज्य में रसातल पर चली गई। पंजाब में परखच्चे उड़ गए पार्टी के, इतने बड़े बड़े नेता, दलित प्रयोग, दलित चेहरा, सिद्धू जी। गोवा और मणिपुर में भी सुपड़ा साफ हो गया, और उत्तराखंड में उम्मीद थी कि ये राज्य तो इस बार कांग्रेस के हाथ में आएगा, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। अब देखते हैं इस सर्जरी
का क्या परिणाम आता है, लेकिन मुझे लगता है कि सर्जरी थोड़ी लेट हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।